बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हामिद मीर साहब ने माफ़ी मांग ली है। ये माफ़ी उन्होंने क्यों मांगी, उन्हें क्यों मांगनी पड़ी, इसके पीछे कौन था, ये सारी स्टोरी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आप देखेंगे माफ़ी के अल्फाज क्या है, माफ़ी में वो क्या क्या रहे हैं। माफ़ी जो है वो RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब की जो कमेटी है उसकी मुलाकात हुई हामिद मीर साहब से, और वहाँ पे जो एक स्टेटमेंट लिखा गया उसकी जानिब से एक मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से माफ़ी मांगी, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। तो इस प्लेटफॉर्म से ये माजरतनामा सामने आया। RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब की कमेटी ने हामिद मीर से 28 मई की तकरीर के हवाले से मुलाकात की। इस हवाले से हामिद मीर साहब ने कमेटी के सामने वजाहत करते हुए कहा, गुज़िश्ता हफ्ते 28 मई को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर PFUJ के मुजाहरे में सहाफ़ियों के बढ़ते हुए हमलों पर मज़म्मत की जा रही थी और अफसोस का इजहार किया जा रहा था कि बशमूल मुझ पर होने वाले हमले के इन हमलों को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। यहाँ रुक जाए ज़रा, मुझ पर होने वाले हमले, एक्चुअली यहीं से तो लड़ाई शुरू हुई है। थोड़ा अरसा पहले फ़ौजी क़यादत की मुलाकात हुई सहाफ़ियों के साथ, उसमें हामिद मीर साहब भी मौजूद थे और वहीं से इस मसले का और लड़ाई का आगाज़ होता है। हामिद मीर साहब जिन्होंने हमेशा छुपा कर रखा कि उनको किसने मारा, किस लिए मारा और पीछे कौन था, वो नहीं बताना चाह रहे थे कि उनको किसने मारा, और उन्होंने आज तक कभी बताया भी नहीं कि उनको किसने मारा। वो हमेशा इसका इल्ज़ाम चाहते थे कि ISI के ऊपर और कौमी सलामती के इदारों के ऊपर लगा रहे। लेकिन उस दिन फ़ौजी क़यादत ने हामिद मीर साहब के मुँह पर तकरीबन 20 के करीब या 25 के करीब सहाफ़ियों के सामने ये कहा कि मीर साहब आप इन सबको बताते क्यों नहीं कि आपको किसने मारा, आप नाम क्यों नहीं लेते कि आपको किसने मारा, आपको पता है आपको किसने मारा। फिर उन्होंने नाम लिया, और एक मेंगल हैं बलूचिस्तान के जिन्होंने उनके ऊपर ये कातलाना हमला किया था, और वो कौन है, उनका हामिद मीर साहब से क्या ताल्लुक़ है, ये सब जानते हैं। तो हामिद मीर साहब को जब फ़ौजी क़यादत ने सबके सामने उनके मुँह पर यह कहा तो उनकी सिटी गुम हो गई। वो परेशान हो गए कि वो चीज़ जिसको वो छुपा कर रखते थे, कभी बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि फ़ौज के ऊपर एक प्रेशर हामिद मीर का पड़ा रहे और पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट और ये एक तासुर जाए कि हामिद मीर को फ़ौज ने निशाना बनाया और बड़ा मजलूम आदमी और बड़ा शानदार जर्नलिस्ट है। तो वो ख़राब हो गया उस दिन, वहाँ से ये झगड़ा शुरू हुआ है। और इस झगड़े के बाद हामिद मीर साहब ने क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ज़रा लेटर को दोबारा शुरू करते हैं। बशमूल मुझ पर होने वाले हमले के इन हमलों को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। इस मौका पर चंद सहाफ़ियों ने कुछ सख्त तकरीरें की। मेरी तकरीर से पैदा होने वाले गलत तासुर का मुझे बखूबी एहसास है और मैं बगैर किसी भी दबाव के अपने ज़मीर, एहसास ज़िम्मेदारी और मरवजा सहाफ़ती इक़दार के तहत ये वाज़े करना चाहता हूँ कि मैंने ना अपनी तकरीर में किसी फ़र्द का नाम लिया और ना ही मेरी फ़ौज से कोई लड़ाई है। मैं फ़ौज का बहैसियत इदारा एहतराम करता हूँ। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि मैंने डेलिबरेटली नहीं किया जो मैंने किया था और मैंने नाम नहीं लिया। एक्चुअली बाद औक़ात नाम लेना ज़रूरी नहीं होता, सबको पता होता है कि आप क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं, और ये सब जानते हैं। आपने सिर्फ परसेप्शन फैलानी होती है, आपने सिर्फ बात, यानी आपने साफ जो आप कहना चाह रहे थे वो ये था, और जो सबको समझ आई कि ISI वालों ने एक सहाफ़ी के घर में घुस के उसको मारा है और इससे पहले आपको भी मारा है, और सहाफ़ियों के ऊपर ये जुल्म और बर्बरियत करते हैं, इनके ऊपर एलिगेशन है, मैं इनके पोल खोलूंगा। और आप ये कह रहे हैं कि आपने किसी का नाम नहीं लिया और डेलिबरेटली आपने नहीं किया क्योंकि पहले सख्त तकारीर हो रही थी इसलिए आपने ये तकरीर की, तो ये एक गलत बयानी है। मैं साबित करता हूँ। हामिद मीर साहब, आपने जब ये तकरीर की तो उससे चंद दिन पहले आपने एक लेटर, एक कॉलम लिखा था चंद दिन पहले जनरल रानी के वाक़े के ऊपर। एक स्याबाब है पाकिस्तान की फ़ौज की तारीख का, और इसको आप ये नहीं कह सकते कि बड़े फ़ख्र के साथ ये अच्छा भी किया फ़ौज, नहीं, जो बुरा है वो बुरा है। लेकिन आज 50 साल के बाद या इससे ज़्यादा अरसे के बाद आपने एक कॉलम तहरीर किया, और वो इसलिए तहरीर किया क्योंकि आपको गुस्सा था फ़ौजी क़यादत पे कि उन्होंने सारे सहाफ़ियों के सामने आपका पोल खोल दिया। लिहाजा आपने फ़ौज का पोल खोलने के लिए कहानियाँ ढूंढनी शुरू की, आपको नहीं मिली तो आपको 50-60 साल पीछे जाना पड़ा। जनरल रानी के मामले में आपने एक कॉलम लिखा, जंग अखबार को दिया, वो कॉलम इस तकरीर से एक दिन पहले जंग अखबार में छपा है। आपने जो ये बयान देते हुए कहा है ना
कि मेरे अचानक दिमाग में आया जनरल रानी और मैंने वहाँ पे, ऐसा नहीं हुआ, ये प्लान्ड था। आप कई दिनों से इसके बारे में सोच रहे थे और लिख रहे थे और पहले ही आपका कॉलम छप चुका था। आपके दिमाग में जनरल रानी और वो सारे वाकयात घूम रहे थे और आपको यहां पे इसलिए बोलना पड़ा कि जब आपने ये कॉलम लिखा तो आपको कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया फौज का, किसी ने आपको घास नहीं डाली, किसी ने आपसे पूछा नहीं कि मीर साहब आपको क्या हुआ। तो मीर साहब को इस बात का गुस्सा था कि जनाब मैंने कॉलम लिखा फौज के खिलाफ, इतना खौफनाक 50-60 साल पुरानी हिस्ट्री निकाल के, और उसके ऊपर फौज का रद्द-ए-अमल नहीं आया। उनको तकलीफ नहीं हो रही जैसे उन्होंने मुझे तकलीफ दी उस मीटिंग के अंदर सहाफियों के सामने, ये कहकर कि जनाब आपको जिन्होंने मारा आपको पता है, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते। नाम इसलिए नहीं लेते ताकि फौज के ऊपर जो इल्ज़ाम झूठा लगा हुआ है वो लगा रहे। तो उन्होंने नाम भी लिया और बताया भी हामिद मीर साहब को। इस बात का दुख था कि मेरे सारे साथियों के सामने मेरा पोल खुल गया और फिर कॉलम लिखा, कॉलम पे रिएक्शन नहीं आया, तो फिर आपने इस एहतजाज के बहाने अपने अल्फाज को जुबान दी और अपना वो गुस्सा जो आपको उस मुलाकात का था वो आपने यहां पे उतारा। जब आपने यहां पे गुस्सा उतारा तो उसके बाद की सूरत हाल क्या हुई। लेकिन पहले वापस लेटर की तरफ आ जाएं। लेटर में आगे लिखते हैं कि मैंने सियाचिन से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक और फाटा से बलूचिस्तान तक फौजी भाइयों की कुर्बानियों को बहुत करीब से देखा है और इनकी कवरेज को बाइसे फख्र समझा है। मेरा मकसद हरगिज किसी की दिलादारी और जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन मेरे अल्फाज से पहुंचने वाली तकलीफ पर मैं तहे दिल से माजरत ख्वाह हूं। हामिद मीर साहब, सियाचिन से लाइन ऑफ कंट्रोल तक, फाटा से बलूचिस्तान तक आप अकेले नहीं गए, पाकिस्तान के बेशुमार सहाफ़ी गए हैं। शायद आप जहां हेलीकॉप्टर में गए हैं वहां सहाफ़ी गाड़ियों पे गए हैं, कुछ तो पैदल और खच्चरों पे भी गए हैं। गुज़िश्ता दिनों हम भी चक्कर लगा के आए, यानी सियाचिन तो 2-3 दफ़ा मैं गया हूं और 3 दफ़ा मैं उन एरियाज़ में गया। मैंने इसके अलावा पूरा फाटा कवर किया, वॉर एरियाज़ में गए, कई दफ़ा मरते मरते बचे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए, बलूचिस्तान, हर जगह पे कवरेज सारे सहाफ़ियों ने की है। आपने अकेले ने नहीं की, अरशद शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा की है, तलत हुसैन साहब ने बहुत ज़्यादा की है और हम लोगों ने की है, कामरान शाहिद साहब ने की है, सब ने की है। बेशुमार सहाफ़ी चंद एक को छोड़ के सब जाते रहे और जाके कवरेज करते रहे वॉर एरियाज़ की, मुश्किल हालात की। लेकिन उन सब ने एक बात का ख्याल रखा, वो सब अपने आपे से कभी बाहर नहीं हुए, उन सब ने कभी फौज की तजलील नहीं की। तो ये एक फ़र्क है, इसको ज़रा जान कर जियो। अच्छा, अब आ जाए एक और चीज़ के ऊपर। इसी लेटर के अंदर मीर साहब ने माजरत कर ली है, लेकिन उनकी माजरत के ऊपर जवाब कौन देगा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि जी हम माजरत कबूल नहीं करते। माजरत देखें मीर साहब किससे कर रहे हैं, फौज से कर रहे हैं। फौज ने तो रद्द-ए-अमल दिया ही नहीं, फौज इस मामले में अभी तक बोली नहीं, एक लफ्ज फौज की तरफ से भी आपके सामने नहीं आया। मीर साहब के इदारे ने मीर साहब को आज खुद निकाल दिया ये सोचकर कि यार ये क्या मीर साहब कह रहे हैं, ये तो हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। और उनके इदारे के अंदर भी ये बात चल रही है कि मीर साहब को वापस लाया जा रहा है। मीर साहब को वापस लाने के लिए उनके इदारे के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने बातचीत भी की है बाकी लोगों के साथ, और वो ये बताया गया है कि 10 से 12 दिन के अंदर मामला बिल्कुल कूल डाउन हो जाएंगे और मीर साहब जो है वापस आएंगे और आकर अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। ये उनके इदारे के अंदर ये डिबेट हुई है और मैं सोर्सेज से आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली चीज़ें तय पा गई हैं जियो में। हामिद मीर साहब को लेकर के उनको वापस लाया जाएगा, उनसे प्रोग्राम शुरू करवाया जाएगा। जिनसे माजरत कर रहे हैं फौज से, वो तो बोली नहीं, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया ही नहीं। और आप ये देखेंगे फौज की इतनी ज़बरदस्त तजलील करने के बाद भी अगर उन्होंने रद्द-ए-अमल नहीं दिया, हामिद मीर पर पाबंदी किसी इदारे ने नहीं लगाई, किसी हुकूमत ने नहीं लगाई, कोई फौज का रिएक्शन नहीं आया, तो इससे ज़्यादा आज़ादी इजहार राय क्या होगी? क्या होगी इससे ज़्यादा आज़ादी इजहार राय कि आप सरेआम फौजी क़यादत के घरों की बातें करें, बदतमीज़ी करें, तजलील करें और एक ऐसा तासुर पैदा करें कि फ़ौज घर में घुस के सहाफ़ियों को मार रही है और उसके बावजूद वो रद्द-ए-अमल ना दें। वो ये कहे ही ना कि जनाब, और आपका इदारा खुद जो है वो आपको निकाले और फौज को कुछ कहना भी ना पड़े और आप खुद ही अपने मामला रिजॉल्व करके, माफ़ी मांग के, चीज़ें क्लियर करके अपने इदारे के ज़रिए से वापस ऑन एयर भी आ जाएं और फौज ना बोले इस बीच में, तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की। इसको तो आप नहीं कह सकते कोई कदगन लग गया है। और आखिर में मीर साहब कह रहे हैं कि इसके साथ साथ मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला रुकवाया जाए और इन हमलों के ज़िम्मेदारों को गिरफ्तार करके इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। इस ज़िमन में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पार्लियामेंट में जल्द अज जल्द कानून साजी भी की जाएगी। कभी आपने गौर किया कि हामिद मीर को किसी सहाफ़ी को मार पड़ने पर इतना गुस्सा चढ़ा हो?
असद खड़ल को मार मार के लाहौर में तबाह बर्बाद कर दिया था। ऐसी ऐसी चोटें लगी थी कि आप सोच नहीं सकते, शदीद जख्मी पड़े थे। मैंने नहीं देखा अहमद मीर साहब को गुस्से में आते हुए। अब सार आलम साहब वाले वाक़े में उन्होंने मजम्मत की एक सतही सी, उसके बाद मैंने नहीं देखा कि अहमद मीर को गुस्से में आते हुए। मुतीउल्लाह जान के मामले के ऊपर मैंने अहमद मीर को ऐसा अग्रेसिव होते हुए नहीं देखा। बेशुमार और बैरियर टाउन में सहाफ़ियों को गटर के पानी से नहलाया और उसके बाद उनको डंडों से और तारों से मारा। मैंने नहीं देखा कि अहमद मीर साहब को इतना गुस्सा आया हो। अजीज मेमन कहता रहा कि सिंध हुकूमत के लोग मुझे मार देंगे और वो कत्ल हो गया। मैंने नहीं देखा कि अहमद मीर साहब को इतना गुस्सा आया हो। एक्चुअली ये सारे वाक़यात रमज़ानुल मुबारक की उस मुलाकात से पहले के हैं जिसमें अहमद मीर साहब शर्मिंदा हुए थे। तो जब तक फौजी क़यादत ने अहमद मीर साहब को शीशा नहीं दिखाया तब तक अहमद मीर साहब को गुस्सा नहीं आया कभी भी उनके ऊपर, और वो हमेशा हर वाक़े को पीते गए। उनके अंदर का इनकलाबी जागा नहीं। लेकिन जैसे ही फौजी क़यादत ने कहा मीर साहब बताएं इनको आपको किसने मारा, क्यों नहीं बताते, आप नाम क्यों नहीं लेते, उस दिन गुस्सा आया मीर साहब को। और उसके बाद वो इंतज़ार करने लगे कोई वाक़या हो, और ये वाक़या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक ऐसा वाक़या जिससे मौका मिल गया फौज पे अटैक करने का। और फिर अहमद मीर साहब ने टिका कर अटैक किया इस एक वाक़े का जिसमें तीन बंदे जो हैं वो सहाफ़ी के घर पे घुस के मारते। इसकी भी मैंने मजम्मत की और तमाम वाक़यात की हम सारे सहाफ़ी मजम्मत करते हैं, लेकिन हम किसी इदारे की तज़लील नहीं कर सकते। जब तक सबूत ना हो तब तक हम उनको इल्ज़ाम भी नहीं दे सकते। और अहमद मीर साहब की जहाँ तक सहाफ़ती बैकग्राउंड है या फ़ौज के साथ इनके ताल्लुकात हैं या ये फ़ौज के बारे में क्या करते रहे क्या कहते रहे हैं, तो आप डेक्लन वॉश की एक किताब है द 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में आजकल पढ़ रहा हूँ, इसको निकाल के पढ़ें, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। मैं तो हैरान हो गया देखकर। अच्छा, अब एक और बड़ी अजीब चीज़ जो हुई है उससे बड़ी तकलीफ़ हो रही है एक मखसूस तबके को अहमद मीर साहब के माजरत करने पर। देखिए, माजरत उन्होंने कर ली, ठीक है, अब वो वापस आ जाएंगे, अपना प्रोग्राम भी करेंगे, ठीक है, जिसका दिल करता है उनको सुने, जिसका नहीं करता उनको ना सुने, लेकिन हर एक को बोलने का हक होना चाहिए। जमहूरियत में ऐसा ही होता है ना। अहमद मीर साहब आए, उनके पास प्रोग्राम करने का हक है, वो आकर अपना प्रोग्राम करें, जिसको पसंद है उनको सुने, जिसको नहीं पसंद उनको ना सुने। लेकिन इस बुनियाद पे कि मुझे पसंद नहीं है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, इसको हटाओ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब एक तबका है जो लिबरल्स हैं, खूनी लिबरल्स, इमरान खान साहब ने उनका नाम लिखा था, खूनी लिबरल्स, सुर्खे, वो लोग जो हर वक्त पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की रियासती इदारों और ख़ास तौर पे फ़ौज और ISI के ऊपर पेड प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, कीचड़ उछालते हैं और फ़ौज की तजलील का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। उनके बेचारे घरों में जो है वो मातम है और परेशानी है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। वो तमाम अनासर जो बगलें बजा रहे थे कि अब एक नया सैलाब आएगा, पूरी की पूरी सहाफ़त खड़ी हो जाएगी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, उनकी असेसमेंट एक दफ़ा फिर गलत साबित हो गई है। यानी सबसे पहले ये लोग बलोच अलहदगी पसंदों के साथ थे, ये कहते थे जी कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालांकि वो अटैक कर रहे हैं, वो बता रहे हैं हमारी फ़ौज मलेशिया बनाई हुई है और अजीबोगरीब अफगानिस्तान से फंडिंग, सारे सबूत हैं। ये उनके साथ खड़े हो गए, फ़ौज के खिलाफ है ना, साथ खड़े हो गए, PTM के साथ खड़े हो गए, अल्ताफ़ हुसैन के साथ। इनका लीडर बदलता रहा हर दौर में। एक चीज़ इनको समझ नहीं आती कि यहाँ के लोगों का यहाँ की फ़ौज के साथ एक रोमांस है। लोग फ़ौज को इज्जत देते हैं, लोग फ़ौज के ऊपर तनकीद सुन सकते हैं, फ़ौज की गलत चीज़ को गलत कह सकते हैं, उनके गलत फैसले के ऊपर कह सकते हैं कि हमें लगा ये फैसला गलत है, लेकिन लोग फ़ौज की तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बारीक लाइन आज तक इनको समझ नहीं आई। मैंने कई लिबरल्स मुझे जानते हैं, बहस करते हैं, मैंने उनको ये बात समझाई। मैंने कहा देखो, तुम्हारा हो सकता है कि मकसद बड़ा नेक हो, लेकिन जिनको तुम अपना इमाम बना लेते हो ना हर थोड़े अरसे के बाद, ये वो तेल ही नहीं है जिनमें से तेल निकलेगा। मैंने पहले दिन बताया था कि नवाज शरीफ डील करेगा, नहीं माने, हमारा लीडर आ गया, अब पंजाब को खड़ा कर देगा फौज के खिलाफ। वो नवाज शरीफ साहब डील करके वो गए बाहर, मरियम नवाज ट्विटर चुप, बिलावल भुट्टो जरदारी वो अपने केसेस के ऊपर मामला रिजॉल्व करने के चक्कर में वो भी चुप, क्योंकि फौज के साथ जो भी पंगा लेता है, लड़ाई करता है, उनको ये पता चल जाता है कि आप फौज के साथ इख्तलाफ तो कर सकते हैं, उसको शायद पजीराई भी मिले, लेकिन आप फौज की तजलील जब भी करेंगे आपकी उल्टी बेइज्जती हो जाएगी। और ये सारी, और इसलिए नहीं होगी कि फौज खुद आगे करती है, वो पब्लिक के अंदर ये सौदा बिकता ही नहीं है। अहमद मीर साहब को ये लगा कि वो सारे सहाफ़ियों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या, माफ़ी मांगनी क्यों पड़ी। अहमद मीर साहब से जितने भी सहाफ़ियों ने रब्ता किया उन सब ने ये कहा कि मीर साहब हम आपके साथ तो खड़े होंगे,
लेकिन फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे। आप निकाल लें जितने कॉलम लिखे गए हैं, जितने लोगों ने बात की है, जितने लोगों ने सोशल मीडिया पे बात की है, उन तमाम लोगों ने ये बात ज़रूर की है कि मीर साहब हम आपके साथ खड़े हैं। हम ये कहेंगे कि आप पाकिस्तानी हैं, हम ये कहेंगे कि आप एक अच्छे सहाफ़ी हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि जो आपने फ़ौज के बारे में कहा वो ठीक कहा। हम फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे। तो मीर साहब ने अपने आप को इस मामले में अकेला महसूस करना शुरू किया कि यार शुक्र है लोग मेरी सपोर्ट तो कर रहे हैं, अभी कल को ये ना हो जाए कि मैं अपनी सपोर्ट भी खो जाऊं। तो बहुत सारे उनके दोस्तों ने उनको मशवरा दिया कि मीर साहब माफ़ी मंगो और वापस आओ। और मीर साहब जिन्होंने ये शर्त रखी थी कि जब तक वो बंदे गिरफ्तार नहीं होते मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, बंदे तो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन मीर साहब ने माफ़ी मांग ली है। और मीर साहब को शायद इस बात का यकीन आ गया है कि उस सहाफ़ी को फैंटी लगाने वाले लोग जो थे वो नहीं थे जो मीर साहब समझ रहे थे, या इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उन्होंने मीर साहब ने गलती की है। तो अकेले होने से और अलग थलग होने से बेहतर था कि मीर साहब माफ़ी मांगते और वापस आते। मेरे ख्याल में फ़ौज तो इस मामले में बोली नहीं, पब्लिक का डिसीजन है कि वो मीर साहब की वापसी को कैसे लेती है। लेकिन इस वक्त जो मैं सबसे ज़्यादा सिचुएशन इंजॉय कर रहा हूँ वो खूनी लिबरल्स की है। आप अब कोई नया लीडर ढूंढिए, हो सकता है वहाँ से कोई ऐसे तिल आपको मिले जिनमें से तेल निकल आए। तो अभी तक की सिचुएशन में तो आपको रोज़ाना नाकामी होती है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।